चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी अपनी क्लास। और आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 20 से 30 सितंबर के बीच में 2022 में। आप लोगों को पता है कि डेट इसकी पोस्टपोन कर दी गई, हालांकि इसका एग्ज़ाम होना था 12, 13 और 14 अगस्त को। अब ये डेट पोस्टपोन कर दी गई है 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। कभी भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है और उसी दौरान हालांकि बताया जाएगा, आप लोगों को डेट सीट आएगी, निर्धारित की जाएगी कि सोशल वर्क का कब पेपर है, और इन्हीं 20 से 30 सितंबर के बीच में एक दिन आप सभी का पेपर होगा। तो मैंने जो आज का जो टॉपिक लिया है ये यूनिट नंबर 6 लिया है। यूनिट नंबर 6 अगर मैं यूजीसी की बात करूँ, एनटीए यूजीसी नेट की, तो समाज कल्याण प्रशासन दिया गया है, यानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है। अब आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं वीडियो, उनके लिए मैं अभी जो है ग्रुप में एक प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग जो है देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। यूनिट नंबर 6 से लेकर 10th के बीच में मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय लूँगा, तो 15 दिन में कवर कराऊँगा 6 से लेकर 10 के बीच में, और समय बचेगा फिर हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे, यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 के बीच में कवर करा देंगे। ठीक है, तो केवल मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करूँगा ताकि आप समझ लीजिए कि अप्लाइड प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, फैक्ट पर प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 में अगर आपको बात देख लीजिए, यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं कि समाज कार्य की कौन सी विधि सामाजिक नीति को सामाजिक कल्याण में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली समाज कल्याण प्रशासन ही है। आपका ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ऐसा प्रश्न एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इस टाइप से प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि समाज कार्य की वो कौन सी विधि है जो सामाजिक नीति को सामाजिक कल्याण में बदलने की कोशिश करती है। कहने का मतलब जो समाज कार्य की विधियां हैं वो बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कोई कहीं कहीं मिलता है पद्धति के रूप में, यानी सिस्टम के रूप में मिलता है, तो कहीं कहीं प्रारूप के रूप में भी मिल जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं विधियों के रूप में भी मिल जाता है। तो जब हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक का नाम आता है प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक प्रणाली। दूसरे का हम लेंगे द्वितीयक, जिसको हम लोग द्वितीयक विधि भी कहते हैं या गौड़ विधि भी कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं समाज कार्य के शब्दों में, तो उसको सहायक विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सहायक विधि। और ये सहायक विधि है जिसमें सोशल एक्शन आता है, सोशल रिसर्च आता है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समाज कल्याण संगठन भी कह सकते हो, या कहीं कहीं इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन को ए भी बना देते हैं, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का भी नाम दे देते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि समाज कार्य की वो विधि का नाम बताइए जो सामाजिक नीति यानी सोशल जो पॉलिसी है, उस सोशल पॉलिसी को सोशल वेलफेयर में बदल देती है। तो वही आपकी एक विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं समाज कल्याण प्रशासन। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट नंबर 6 का ये सिलेबस है जो यूजीसी का पूछा जाता है। यहाँ से जो प्रशासन से एग्जाम में प्रश्न बना सकता है, कल्याण को लेकर बना सकता है, और कुछ विकास की सेवाएं हैं उससे भी प्रश्न एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अर्थ, इतिहास, सिद्धांत, प्रकृति और संगठन के प्रकार। तो मैं आपको बता दूँ, संगठन से एक प्रश्न आना तय है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और प्रिंसिपल हालांकि अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं, बाय द वे आप यहाँ पे प्रिंसिपल का भी नाम याद रखिएगा, जिसको सिद्धांत कहते हैं। थ्योरीज वाले नहीं है ये, प्रिंसिपल्स वाले हैं। और इतिहास थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा, ज़्यादा बहुत बड़ा इतिहास नहीं है इसका कि इतिहास से आपसे प्रश्न पूछेगा। अभी तक इतिहास से प्रश्न नहीं आए हैं सोशल वेलफेयर से लेकर, तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, जिक्र कर दूंगा। और अर्थ, फिर उसके बाद प्रशासन की जो टाइप है, एक समाज कल्याण प्रशासन होता है और एक वहीं लोक प्रशासन, और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के मध्य में अंतर की बात करती है। यानी 3 टाइप को हमें देखने में, एक समाज कल्याण प्रशासन, जो समाज कल्याण प्रशासन है ये बेसिकली लोक प्रशासन को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको मेंशन कर दिया गया है एक के ही साथ में। दूसरा आपसे बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा का प्रशासन क्या होता है। तो ये दोनों का अंतर आपको जानना, जब अंतर जान जाएंगे आप लोग तो आपको समझ भी आ जाएगा कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा का प्रशासन किसे कहते हैं। फिर हम बात करेंगे एजेंसी के बारे में। सोसाइटी एक होता है 1860 वाली, फिर ट्रस्ट न्यास होता है 1882 का। ठीक है,
इसके अंतर्गत देखे गए हैं कि कौन कौन से जो है गैर लाभकारी निरपेक्ष संगठन से संबंध में कानून, कौन सी चुनौतियां कौन कौन से आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। टोटली अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो एनजीओ के बारे में बात करता है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करता है इस पॉइंट से। ठीक है, बस आगे हम जैसे जैसे चर्चा पर चर्चा करेंगे आपसे बात करते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए समाज कल्याण प्रशासन के रूप में, तो समाज कल्याण प्रशासन कहते किसको हैं, साधारण सी भाषा में आपको पहले ये जानना ज़रूरी भी है कि कहा किसे जाता है। देखिए जो सामाजिक सेवाएं हैं उन सेवाओं से संबंधित विभिन्न विभिन्न समान अर्थों में अगर हम इसको देखते हैं, जैसे समाज कल्याण प्रशासन को तो सामाजिक प्रशासन के रूप में हम देखते हैं, समाज सेवा प्रशासन के रूप में, ये प्रशासन के रूप में है, याद रखेंगे सभी लोग। तो आप जैसे सामाजिक प्रशासन क्या हो सकता है कि जहाँ पर सार्वभौमिक की बात की जा रही हो, जहाँ पे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जा रही हो, वो सामाजिक प्रशासन को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर। फिर समाज सेवा प्रशासन भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा को प्रशासन की बात करेगा, कल्याण प्रशासन की बात करेगा, लोक कल्याण प्रशासन की बात करेगा, सामाजिक संस्था प्रशासन की बात करेगा। तो इसी को हम लोग जो है समाज सेवाओं में या समाज कल्याण प्रशासन के रूप में भी जानते हैं। तो बेसिकली इसका काम वही होता है कि दुर्बल वर्गों के लिए, दुर्बल आप समझ गए होंगे, वंचित वर्गों के लेकर, उपांती वर्गों के लेकर, अभिजात वर्गों के लेकर, उनके लिए आयोजित सेवाएं लाता है ये, जो किसी भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक बाधाओं के कारण उपलब्ध सामाजिक सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ है अथवा परंपरागत धारणाओं और विश्वासों के कारण उनको इन विश्वासों से वांछित रखा जाता है। मतलब एक प्रकार से आप ये कह लीजिए सकारात्मक रखा जाता है, एक प्रकार से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। तो साधारण भाषा में आप ध्यान रखिए कि दुर्बल वर्गों के लिए आयोजित सेवाएं लाता है समाज कल्याण प्रशासन। ठीक है, और आपकी अगर बात करें तो समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत जब कभी भी आप लोगों के मन में या कोई प्रश्न बने या क्षेत्र को लेकर प्रश्न बनाता है, तो आप सीधा सीधा सा याद ये रखें कि जैसे महिलाओं की, अगर महिलाओं के क्षेत्र में काम करेगा तो उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाता है, सेवाएं लाता है, ठीक है, कार्यक्रम लेकर आता है। तो महिलाओं के क्षेत्र में ये काम करता है समाज कल्याण प्रशासन। इसमें भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ वृद्ध को लेकर, तो वृद्ध व्यक्तियों को लेकर भी ये चर्चा पर चर्चा करता है। मैं बात करूँ अशक्त व्यक्ति का आप सब लोग समझ रहे होंगे, जिसको दिव्यांग हम लोग बोलते हैं, है ना। तो जो इसमें से एक प्रश्न एक बार पूछा भी गया था आप लोगों से, भी लास्ट टाइम मैं प्रश्न करवा रहा था कि कौन सा जन्मजात होता है। तो जन्मजात जो विकृति पाई जाती है वो बेसिकली आईडी पाई जाती है, जिसको एमआर भी कहा जाता है। आईडी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहो लो या आप मेंटल रिटार्डेशन कह लीजिए। हिंदी में इसको आईडी को बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं और मेंटल रिटार्डेशन को हिंदी में मंद बुद्धि बोलते हैं या मानसिक मंद भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इन व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएं और समाज कल्याण उपायों की व्यवस्था करता है। यहाँ तक कि पिछड़ी हुई जाति हो या आदिवासी लोग हों, इन सभी के लिए जो है समाज कल्याण प्रशासन में सेवाएं और समाज कल्याण उपायों की जो है व्यवस्था की जाती है। तो ये मैं जो भी आप लोगों से बताया हूँ, ये बेसिकली अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाते हैं, ये सारे शब्द जो मैंने अभी आपसे बताया है। तो यहाँ पे जरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि समाज कार्य मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं के विभागों से संबंधित संगठन, जैसे अगर हम बात करें चिकित्सालय है, न्यायालय है, विद्यालय है, सुधार करने एवं दंड देने वाली संस्थानों में किया जाता है। अतः कार्यकर्ता के लिए समाज कल्याण प्रशासन का यह ज्ञान होना आवश्यक है कि समाज कल्याण प्रशासन सरकारी संस्थाओं में सरकारी अधिनियम को क्रियान्वित भी करता है, लोगों के लिए सेवाओं के कानून, नियम और नियंत्रण के रूपांतरण भी करता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो सोशल वर्कर होता है वो चिकित्सालय, जैसे आप जानते हैं कि भाई हॉस्पिटल में उनकी जॉब लगती है, तो वहाँ पर भी ये काम करेंगे समाज कल्याण प्रशासन के रूप में। और जब समाज कल्याण प्रशासन के रूप में काम करेंगे तो कहीं इनको जो है ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति का जो है संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ, इनके पास ज्ञान, जानकारी होनी चाहिए, इन सब के बारे में, कौशलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टेक्निक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सिद्धांत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज्वाइनिंग का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी होगी तो वो सही तरीके से काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ काम वो नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में, तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सपोज़ अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि सरकारी संस्थाएं, हालांकि सरकारी संस्थाएं में अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, चाहे वो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी के लोग हों,
चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वंचित वर्ग के लोग हैं, उन सभी के लिए जो है एक योजनाएं लाते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाते हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने देश से भूखमरी को समाप्त करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि नो हंगर के जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 17 के 17 गोल, वो 17 गोल आपको जो है आधारित है योजनाओं पर, सेवाओं पर। और टोटली अगर आप कहना है तो आप ये भी कह सकते हो समाज कल्याण प्रशासन का एक भाग है वो, ये भी आप बोल सकते हैं। तो समाज कल्याण प्रशासन में विद्यालय में भी काम होता है, न्यायालय में भी होता है, सुधार करना और दंड देने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनमें भी एक्टिविटी ये संचालित होती है। समाज कल्याण प्रशासन बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया मानी गई है जहां समाज कल्याण क्षेत्र की सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों, जैसे निजी संस्थाओं का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है, सार्वजनिक भी होती है प्राइवेट, ऐसी नहीं कि सार्वजनिक और गवर्नमेंट ही होती है, तो सार्वजनिक में दोनों भाग आप मेंशन होता है। उसका प्रशासन एक संगठन है जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो किसी संस्था का कार्यक्रम का एक व्यवहारिक रूप देने में सहायता करती रहती है। एक प्रकार से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती रहती है। उसे को हम लोग क्या बोलते हैं, समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। समाज कल्याण प्रशासन में एक परिभाषा, जैसे कभी मैंने आप लोगों से बताया था, एक पहले शुरुआत में एक प्रश्न दिखाया था, आप प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे, देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि समाज कार्य की कौन सी विधि जो है सामाजिक नीति को सामाजिक कल्याण में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखेंगे अगर परिभाषा आप लोग, तो एक परिभाषा है जॉन किडना की, सन 1957 में ये परिभाषा लिखी थी उनने, और इसने कहा था कि समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को समाज सेवाओं में बदलने की एक प्रक्रिया है। यही परिभाषा के आधार पर उसने समाज कल्याण प्रशासन की प्रश्न बना देकर पूछ लिया था परिभाषा। हालांकि नाम तो नहीं दिया था, लेकिन ये नाम है जॉन किडना की। प्रचार, अगर हम बात करते हैं प्रचार और विधान की बात करते हैं, जन समूह की बात करते हैं, तो सामाजिक क्रिया को लेकर आते हैं मैरी रिचमंड लेकर आते हैं सोशल एक्शन में, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दो परिभाषाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, है ना। बात सभी को समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, ठीक है। तो आगे देखिए, राजाराम शास्त्री, इतना परिभाषा मैं पढ़ने शुरू नहीं करूँगा, आप लोग इसको सभी लोग जो है ध्यान में रखिएगा। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एट द लास्ट टाइम में, आप इसको ध्यान रखिए बस, है ना। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं चर्चा आप सबसे कर रहा हूँ। समाज कल्याण प्रशासन की अगर मैं विश्लेषण करूँ, विश्लेषण का मतलब है एनालिसिस अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक बात ये सोचनी होगी कि समाज कल्याण प्रशासन का विश्लेषण करने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी होना ज़रूरी है। यानी एक प्रकार से हमें का मतलब हो गया कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता कौन सा होगा? जो सोशल वर्कर है उसको, उसके बारे में यहाँ पे विश्लेषण वही कर सकता है। जैसे समाज कल्याण प्रशासन की एक प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान, सिद्धांत और निपुणता होती है, और ये सारी चीज़ें जो है संचालित करता है कौन? सोशल वर्कर। याद रखेंगे सभी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता। और इसी के द्वारा सामाजिक संस्थाओं का नियंत्रण भी होता है, संचालन तथा संगठन भी इसी के माध्यम से किया जाता है। आप लोगों को बता दूं, संगठन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते भी होंगे संगठन के बारे में, है ना। तो आप बताइए जरा मुझे, संगठन के प्रकार कितने होते हैं? अगर मैं आपसे संगठन के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप मुझे जरा बताएं, संगठन के कितने टाइप बनेंगे? संगठन क्या होता है? सरकारी और गैर सरकारी दो तरह के संगठन होते हैं। देखिए, संगठन बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सरकारी संगठन भी हो सकता है ना, निजी संगठन भी हो सकता है। संगठन कई टाइप के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप चाहो तो वहाँ पर इसके बारे में मेंशन भी कर सकते हो। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप लोग उसको समझ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सबके लिए पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में प्रश्न को लेकर भी। संगठन अगर हम बात करें तो संगठन बेसिकली लक्ष्य निर्देशित करता है। आप सबको बता दूं मैं, संगठन जो होता है वो लक्ष्य को निर्देशित करता है। संगठन क्यों लक्ष्य को निर्देशित करता है? क्योंकि भाई समूह या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह अथवा संग्रह है जो किसी एक अथवा एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। संगठन निरंतरता की भी बात करता है। अगर हम इसकी बात करें समाज कल्याण प्रशासन में, उसमें चर्चा करेंगे तो जो संगठन का शब्द आया है वो कोई पर्टिकुलर संगठन की रूप नहीं देता है, यहाँ पर वो समाज कल्याण प्रशासन को जोड़कर संगठन बताने की कोशिश करता है। तो निरंतरता कैसे होती है इस संगठन में? तो आप ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य का जो प्राप्ति है, उस लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन होते हुए भी संगठन अस्थायी नहीं होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि
इसके आधार में कुछ ना कुछ निरंतरता बनी रहती है। आधार पर प्रत्येक संगठन की एक भूमिका होती है जो निरंतर मूल्यांकन करने के लिए कार्य करती है, और इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, संगठन पर नियंत्रण रखने के लिए एक से अधिक व्यक्ति के केंद्रों पर कार्य संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन की दिशा प्रदान करता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, संगठन का रूप बोल देते हैं। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। क्या आप लोगों की मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार बताइए जरा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि कर्मचारियों का स्थापन, प्रत्येक संगठन में कर्मचारियों का व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात अयोग्य एवं अकुशल कर्मचारियों को हटाया जा सकता है, उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है अथवा उनका कार्य अन्य व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है। तो संगठन में कर्मचारियों का हस्तांतरण और पदोन्नति की व्यवस्था भी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं समाज कल्याण संगठनों की विशेषता को भी ये रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं अस्थायित्व अंश के बारे में। ये भी आपका पाया जाता है, विचारधाराएं भी पाई जाती हैं, विशिष्ट नाम पाया जाता है और परिवर्तनशील प्रकृति यानी नेचर भी पाया जाता है। तो ये आप लोगों से जब कभी पूछेगा प्रश्न एग्जाम में कि समाज कल्याण संगठन की विशेषता बताइए, तो ये 4-5 जो शब्द मैंने बताए हैं आपको, इन सभी शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। जरूर आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, फिर आप कोर्ट का चुनाव करिएगा सभी लोग। उसके बाद मैंने बात करा था कि औपचारिक संगठन भी हमें देखने को मिलता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन 2 टाइप के होते हैं। यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप याद रखिएगा कि औपचारिक संगठन किसे कहेंगे, जब किसी संगठन के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की क्रिया को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेतनापूर्ण समन्वित किया जाता है, तो ऐसे संगठन जो बनते हैं वो औपचारिक संगठन बनते हैं। पता है ये कैसे याद होते हैं? याद करने का सिंपल सी तरीका है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आप इसको याद ना कर पाएँ। औपचारिकता होती क्या है? आप जानते हैं जहाँ निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, जहाँ जागरूकता पूर्वक कार्य हो रहा है, उसको हम लोग औपचारिक संगठन बोलते हैं। जहाँ आप औपचारिक संगठन की स्थापना में स्वेच्छा से चैतन्यपूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन कहलाता है। इसमें आदेश के एकता का पालन किया जाता है, इसमें संगठन चार्टों का उपयोग किया जाता है, इसमें व्यक्तियों के आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और निश्चित प्रणाली, आदेश, नीति, नियम, पद्धति, संचार व्यवस्था के अधीन कार्य होता है। वही बेसिकली औपचारिक संगठन के क्या कहलाते हैं? लक्षण कहलाते हैं या औपचारिक संगठन कहलाते हैं। बस बात करेंगे अनौपचारिक संगठन, जिसको आप सभी लोग जानते हो भली भांति तरीके से, जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसमें देखिए अभी मैं वहाँ पे क्या बता रहा था आप लोगों से, मैं कह रहा था 2 या 2 से अधिक क्रियाओं जहाँ पे निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो रहा है चैतन्यपूर्ण समन्वित होकर, चैतन्य याद रखिएगा, चैतन्यपूर्वक या चैतन्यपूर्ण भी कह सकते हैं आप, समन्वित किया जाता है जो औपचारिक संगठन बनता है। और जहाँ अनौपचारिकता होती है, अनौपचारिकता संगठन में व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का एक ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग अनौपचारिक संगठन का नाम देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनौपचारिक संगठन होता क्या है। देखिए, संस्था में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य एक अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाता है। जब आप किसी संस्था में औपचारिक रूप से कार्य करेंगे और व्यक्ति के मध्य में रहकर, व्यक्ति के बीच में रहकर, तो अनौपचारिक सामाजिक संबंध बन जाता है। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक बन जाता है। तो अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित जैसे ही होते हैं तो इन्हीं संबंधों के कारण अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। अब जहाँ नियम, रूल, रेगुलेशंस होते हैं वहाँ तो औपचारिकता बनता है। जहाँ नियम ही नहीं होता है वो अनौपचारिक बन जाता है। तो टोटली आप ये कह लीजिए कि अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः अर्थात अपने आप होता है। ये सामाजिक संगठन होते हैं जिनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूर्ति आपकी औपचारिक संगठन नहीं करेगा, वो अनौपचारिक संगठन करेगा, व्यक्तिगत को लेकर, इंडिविजुअल के लेकर बात करेगा। मैं अगर आपसे बात करूं कि जब कभी अनौपचारिक संगठन की बात आपके माइंड में क्लिक हो तो आप ये सोचो कि सामाजिक समूहों को रीति रिवाज, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, स्वभाव, विचार, पारस्परिक संबंध, आदत, लंबे समय तक के आपस मिलते जुलते रहने का जो कारण बनाता है वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक संगठन
बनता है। बस। तो अनौपचारिक संगठन इस तरीके का हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रक्रिया में निर्देशन, नियोजन, उत्तर जो है अंतर उत्तेजना, संगठन सहयोग, संबंध, अनुसंधान आदि कारणों या आदि कारकों का उपयोग भी किया जाता है। देखिए, व्यक्ति, समूह, समुदाय को सामाजिक सेवा प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे सभी लोग, समाज कल्याण प्रशासन की विश्लेषण के काम करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति पर भी काम करेंगे, समूह पर भी काम करेंगे, समुदाय पर भी काम करेंगे। याद रखिएगा। जब किसी संस्था के उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, बजट, सेवार्थी चयन, कार्यकर्ता चयन और कर्मचारीगण का चयन जब कार्य करता है तो ऐसे में सेवाओं का मूल्यांकन भी करता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, याद रखिएगा सभी लोग, इसी को कहा जाता है समाज कल्याण प्रशासन का विश्लेषण। सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य की प्राप्ति इसके द्वारा की जाती है और प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर भी आधारित है। ये देखिए जो 7 पॉइंट है, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको फैक्ट के रूप में यहाँ से प्रश्न ये बनाया जा सकता है कि प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है या नहीं, तो आप तुरंत इसको कहिएगा ये सत्य स्टेटमेंट है, इसलिए ये आधारित है। प्रजातांत्रिक प्रशासन की विधियां भी होती हैं, जैसे समूह नेतृत्व की प्रविधि होगी, शिक्षण की प्रविधियां होगी, समस्या निवारण की प्रविधियां होगी, समूह वार्ता की प्रविधियां होगी, शिक्षात्मक अधीनस्थ की प्रविधियां भी होती है। अब एक एक प्रविधियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जरा मुझे आप बताएं सभी लोग, समूह नेतृत्व की प्रविधि क्या होनी चाहिए, बताएं। समूह नेतृत्व की प्रविधि। सर, यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो उसको लीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर लीड नहीं करेंगे तो फिर वो अपने उद्देश्यों से भटक जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेतृत्व की प्रविधि का यूज किया जाता है। चलिए ठीक है। देखिए, लीडरशिप की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप की भूमिका 2 जगह आती है। एक आती है आपकी कहाँ पर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आती है ना, सही है ना, बोलिए एक बार। जी सर। हाँ, एक आती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है सोशल ग्रुप वर्क में, है ना। तो मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ पर बात किया गया है कि समूह नेतृत्व की प्रविधियों में, देखिए लीडरशिप की व्याख्या इस प्रकार दी जाती है या दी गई है, बताया भी गया है, ऐसा सोशल वर्क की किताबों में कहा गया है कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ, यानी सर्वनिष्ठ का मतलब, देखिए एक एक शब्द आप लोगों को मिलते रहते हैं हिंदी का, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ऐसे नहीं। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। तो कहने मतलब कि जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए कॉमन यदि सर्वनिष्ठ कार्य सिद्ध करता है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि नेतृत्व वह है जो लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाना जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ असाधारण कार्य को भी सही तरीके से रिप्रेजेंट कर दे। तो इस तरीके से एक विद्वान आए थे, ओसवाल्ड स्पेगलर, उन्होंने एक किताब लिखा कि मैन एंड टेक्निक्स, और उस किताब में ये कहा कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने और निर्देशन देने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रकृति आज्ञा मानने की भी होती है। तो ऐसे को रिप्रेजेंट किया गया समूह नेतृत्व, समूह नेतृत्व बोला गया। तो आप याद रखेंगे, समूह नेतृत्व की भी भूमिका हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो समूह नेतृत्व भी आपको देखने को मिलेगा शैक्षिक में भी, शैक्षिक नेतृत्व में भी। बेसिकली क्या होता है कि आज वर्तमान समय में अगर हम देखें कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। आज के समय में शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षालय में सभी प्रकार के व्यक्तियों का कार्य करना पड़ता है। इनमें से कुछ व्यक्ति प्रशासन के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते हैं और अन्य व्यक्तियों से आशा की जाती है कि वे प्रशासन के आदेशानुसार कार्य करें। बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक, उपनिदेशक, विद्यालय निरीक्षक,
प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष, कुछ वरिष्ठ अध्यापक को प्रशासन के रूप में ही अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। तो समस्याओं का विधिवत ज्ञान होना ही समूह नेतृत्व की प्रविधियों के बारे में प्रयोग करता है समाज कल्याण प्रशासन में, जो प्रजातांत्रिक प्रशासन की एक प्रविधि के रूप में उभर कर सामने हमारे आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण की विधियां क्या होती है, जिसको टीचिंग मेथड्स बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, बोलते क्या कहेंगे इसको, बता दीजिए सर। ओके। देखिए शिक्षण अगर हम बात करेंगे जब भी शिक्षण विधियों के बारे में, तो आप एक शब्द आपको पता होना चाहिए कि जब किसी, देखिए आप ये सोचिएगा, आप अभी अप्लाइड प्रश्न नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप अभी यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत जो प्रजातांत्रिक प्रशासन है, जो प्रजातांत्रिक प्रशासन है, उस प्रजातांत्रिक प्रशासन में विधि कौन कौन से लगाएंगे आप। तो प्रजातांत्रिक प्रशासन में विधि आपको तो समूह नेतृत्व लीडरशिप तो है, फिर अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण की भी विधियां हैं। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को करने का मन बना लेता है, तो सबसे पहले उस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उसके तरीके के बारे में चिंतित करता है, या एक प्रकार से आपको मैं बताऊं, चिंतन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है अथवा विचार करता है। यदि कार्य बिना सोचे ही शुरू कर दिया जाए तो सफलता असंभव है, इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक, एक सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षण कार्य करने से पहले यह निर्धारित करता है कि योजनाएं यानी पाठ अथवा प्रकरण को किस विधि से पढ़ाया जाए कि वैसे ही उस विधि को बालक जो है, जो क्लाइंट है, जो समूह है, जो समुदाय है, उसको उसी नियम के आधार पर उसको एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए शिक्षण विधियों के अंतर्गत 3 बातें बताई गई और कहा गया कि यह 3 बातों पर निर्भर करता है आपकी शिक्षण विधियां। नंबर 1 बात यह है कि विषय वस्तु की प्रकृति आपको जानना जरूरी है कि उस विषय वस्तु की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। यदि प्रकृति विषय वस्तु की मालूम है तो समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत प्रजातांत्रिक प्रशासन की विधियों में शिक्षण विधियों को आप सही तरीके से स्टार्ट कर सकते हो या लगा सकते हो। बात करते हैं दूसरी बात की, तो अध्यापक या सामाजिक कार्यकर्ता का, सोशल वर्कर का व्यक्तित्व क्या है। सोशल वर्कर का व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ पर बात होती है। ये दूसरी बात है शिक्षण की प्रविधियों में। तीसरी बात अगर हम करें तो सोशल वर्क का विषय वस्तु पर नियंत्रण होना चाहिए, ये तीसरी बात है। तभी आप यहाँ पर लगा पाएंगे शिक्षण विधियाँ, तभी आप इसको लागू कर पाएंगे शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ एक माध्यम है जहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता की विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण का वह भी सरल, सुगम और सजीव होता है। यह एक शिक्षण विधि एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त है, या आवश्यक नहीं है कि वह विधि उसी प्रकरण हेतु दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता को भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही सोशल वर्कर लगा सकता है, यहाँ पर विधियाँ दोनों सोशल वर्कर जो है यूज कर सकते हैं, दोनों सोशल वर्कर यूज कर सकते हैं। तो शिक्षण विधि एक ऐसी पद्धति है, या आप ये कह लीजिए कि पद्धति का वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री का व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। उसी को हम लोग शिक्षण की विधियां कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण की विधियां कहते हैं। याद रखिएगा सभी लोग। शिक्षण विधियों में आपने नाम सुना होगा, नाम आप लोगों ने सुना होगा जो है पेस्टालॉजी के बारे में। पेस्टालॉजी एक ऐसा विद्वान था जिसने मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का उपयुक्त माना, सबसे उपयोगी माना। रूसो ने कहा कि व्यक्ति का सीखना 4 प्रकार का होता है। किसने बोला? व्यक्ति को अगर सीखना है तो
4 प्रकार से सीख सकता है। ये बात किसने बोला? रूसो ने बोला। करके सीख सकता है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख सकता है। दूसरा उसने कहा कि प्रयोग द्वारा सीख सकता है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। तीसरा उसने कहा निरीक्षण द्वारा सीख सकता है, यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। चौथा उसने कहा कि खोज द्वारा सीख सकता है, यानी लर्निंग बाय डिस्कवरी। 4 टाइप से बताने वाला कोई विद्वान अगर है शिक्षण विधियों के बारे में, समाज कार्य में, समाज कल्याण प्रशासन में, तो उसका नाम आता है रूसो। हर्बर्ट स्पेंसर कम नहीं थे, हर्बर्ट स्पेंसर से भी प्रश्न एग्जाम में बनाए गए। हालांकि समाज कार्य के ये दार्शनिक हैं, एक महान विद्वान हैं, जिन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने पांच पदी के नाम देकर इन्होंने बताया था कि बालक या व्यक्ति जो है सीख सकता है। पहला था उनका प्रस्तावना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था तुलना, चौथा था सामान्यीकरण, पांचवा था एप्लीकेशन, यानी अप्लाइड टाइप का था। तो ये 5 टाइप की चीज़ें जो है लगा कर सीख सकता है, हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था। ये सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्रम बात करेंगे तीसरा। तो प्रॉब्लम में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड की बात किया गया, समस्या निवारण की विधियों के बारे में। अगर हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की विधि के बारे में, तो आप सभी लोगों को मालूम है समस्या समाधान की विधियाँ। समस्या समाधान की विधि में पार्लियामेंट का नाम आता है। अब इन्होंने जो समस्या समाधान की विधि बताया, इन्होंने कहा कि पहले आप उद्देश्यों को जानें, है ना। उद्देश्य को आप जैसे ही समझेंगे तो उसके आवश्यकता के आधार पर ही आप समस्या समाधान की विधि को लगाएंगे। कहने का मतलब ये था कि समस्या समाधान की विधि अगर हम बात करें, उसके जनक प्राचीन काल के अकॉर्डिंग तो सुकरात और सेंट थॉमस का नाम आता है। क्या नाम आता है? सुकरात और याद रखेंगे सेंट थॉमस का नाम। इन्होंने आधुनिक समय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आज के वर्तमान समय की बात करें, तो जॉन डेवी ने समस्या का उस समय प्रकट होता है जब लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है। यदि लक्ष्य तक पहुंचना है तो मार्ग सीधा और आसान हो सकता है, और उसके लिए समस्या समाधान की विधि को आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि मैंने बहुत डीप में चला गया सुकरात और सेंट थॉमस और जॉन डेवी को लेकर, परंतु अगर मैं आज के समय की बात करूं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, 1957 में प्रॉब्लम सॉल्विंग केवल केस वर्क पर ही आधारित नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथड्स है वो आप ग्रुप वर्क में भी लगा सकते हो, आप कम्युनिटी वर्क में भी लगा सकते हो। अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप केवल केस वर्क को लेकर मत सोचिएगा, आपको ग्रुप वर्क को भी आधार बना के सोचना पड़ेगा और आपको जो है कम्युनिटी वर्क को भी आधार बना के सोचना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि समाज कल्याण प्रशासन में जब प्रजातांत्रिक समस्याओं का निवारण करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समस्या निवारण की प्रविधियों को भी आप लागू करेंगे। याद रखेंगे, तो विद्यार्थी हो या क्लाइंट हो या समूह हो या समुदाय हो, उनको शिक्षण काल में अनेक समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान उसे स्वयं करना पड़ता है। और समस्या समाधान का अर्थ यही होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने आने समस्याओं का समाधान उसको समस्या हल करने की विधि के माध्यम से ही कर, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्या समाधान। परिभाषा के रूप में अगर आपको जानना है तो आप बीएफ स्किनर की परिभाषा चाहो तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों होते हैं, वही समस्या निवारण की प्रविधि कहलाती है। बस ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। याद रखेंगे ये सारी चीजें। तो इसके अंतर्गत कई, जैसे समस्या की पहचान करना होगा। पहला अगर कभी चरण पूछ ले कि बताइए ऐसी विधि को आप जब लगाएंगे तो उसका चरण कौन कौन सा होता है, तो पहला चरण जो होगा वो समस्या की पहचान होगा, पहला। दूसरा चरण की अगर बात करेंगे हम लोग, परिकल्पना का निर्माण होगा, है ना। देखिए, अगर हम रिसर्च की बात जब करते हैं तो हमारे सामने साहित्य समीक्षा आती है, बात सत्य है, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे बनते हैं कि हम कैसे सोचें
कि समस्या निवारण के बारे में, इसके चरण के बारे में कि समाज कल्याण प्रशासन में दिया गया है। तो समाज कल्याण प्रशासन में भी अगर जब समस्या निवारण की विधि की बात सोचेंगे ना, तो कुछ इसी तरीके की बात करेंगे आप सभी लोग कि परिकल्पना का निर्माण होता है। मतलब जांच और परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। जांच परीक्षण क्यों नहीं कर सकते प्रजातांत्रिक प्रशासन में? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। प्रयोग द्वारा परीक्षण होता है, जहाँ पे परिकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है, फिर विश्लेषण होता है। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप ले सकते हो कि प्रयोग द्वारा परीक्षण, प्रयोग द्वारा परीक्षण, और नंबर 4 पे आप ले सकते हो विश्लेषण, नंबर 5 पे आप ले सकते हो समस्या के निष्कर्ष तक पहुँचना। ठीक है, ये सारे होते हैं समस्या समाधान के चरण, जिसको हम सोपान के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट विधि आती है हमारे सामने। इस विधि का नाम है समूह वार्तालाप की प्रविधि। अब ये एक ऐसी विधि है जहां इस प्रविधि में छात्र, मतलब प्रविधि के द्वारा छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला बन जाता है। पहली बात आप नोट चाहत कर सकते हैं, वार्तालाप या वाद विवाद प्रविधियों के जब भी हम चर्चा पर चर्चा करते हैं, चाहे ग्रुप में करें चाहे कम्युनिटी में करें, ठीक है, तो वो बेसिकली छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में भाग लेने वाला बन जाता है। और यह प्रविधि सेल्फ डायरेक्शन पर बल देती है। यह समूह वार्तालाप विधि किस पे बात करती है? सेल्फ, याद रखिएगा, डायरेक्शन की बात करती है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आना भी चाहिए। और यह छात्रों को मिलजुल कर कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह छात्रों में सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित करती है। ये बेसिकली वार्तालाप की बात कर लीजिए या आप वाद विवाद की प्रविधि की बात कर लीजिए, यही कहलाती है समूह वार्तालाप की प्रविधियाँ। क्या बात समझ में आ रही है? समझते रहिएगा आप सभी लोग। तो इसमें अगर हम बात करें आप लोगों से कि ये होती क्या है, इसको कहा क्या जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये वार्तालाप वाद विवाद की जो प्रक्रिया होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है। इसमें सबसे पहले पूर्व तैयारी आता है। एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखे रहेगा पूर्व तैयारी, तो आप लोग सबसे पहले इसको चुनाव करिएगा नंबर 1 पर। उसके बाद आपका आएगा वाद विवाद, आप लोगों ने शायद प्रश्न भी इसका देखा ही होगा कहीं ना कहीं। और नंबर 3 पर आपका आएगा मूल्यांकन। ये 3 ऐसे चरण हैं जो समूह वार्तालाप की प्रविधियों को बताते हैं प्रक्रिया के रूप में। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करके उपेक्षित सामग्रियों को एकत्रित करनी चाहिए, यही कहती है आपको समूह वार्तालाप की प्रविधियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें। और यहाँ पे अगर जब हम इसके विशेषताओं की बात करते हैं तो छात्रों का समाजीकरण करता है, ये केस का समाजीकरण करता है, ये समूह का समाजीकरण करता है, ये समुदाय का समाजीकरण करता है और सामाजिक प्रयोजन करता है, सहयोग की भावना का विकास करता है ये, और नेतृत्व को प्रशिक्षण देता है ये समूह वार्तालाप की प्रविधियों में, और ये मानसिक विकास करता है, ये आत्माभिव्यक्ति का विकास करता है, प्रेरणा की समस्या का हल करता है, संबंधों का स्वाभाविक विकास करता है। तो ये आपके जो कहलाते हैं वार्तालाप या वाद विवाद की प्रविधियों का मेथड्स का। बात करते हैं नेक्स्ट प्रविधि के बारे में, शिक्षात्मक अधिक्षण की प्रविधि। देखिए यहाँ अगर जब हम कभी बात करते हैं शिक्षा के बारे में लेकर, तो ये एक शिक्षा के आधार पर, एजुकेशन के आधार पे बताया गया है शिक्षात्मक प्रविधि को लेकर। अब ये हो क्या सकता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? बताना चाहेगा कोई? बताइए। सर आप बताइए। ओके, देखिए ये बेसिकली यही है, जब आप सामाजिक समूह सेवा कार्य कर रहे हों, जब भी आप सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य कर रहे हैं, जब आप सामाजिक सामुदायिक सेवा कार्य कर रहे हैं, तो उस दौरान में शिक्षात्मक कार्य की सेवाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें शैक्षिक नेतृत्व के लेकर, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताता है कि प्रतिभा और ऊर्जा को सूचीबद्ध और निर्देशित करने की प्रक्रिया है, जहाँ पे शिक्षक की शिक्षार्थियों और माता पिता
आम हासिल करने की ओर शिक्षात्मक लक्ष्य, इस शब्द के बारे में एक नेतृत्व के रूप में शैक्षिक मैनेजमेंट की भूमिका निभाए। तो ऐसी क्रियाविधि पर अगर मैं आपसे बात करूं तो शैक्षिक नेतृत्व की कुछ बाधाओं को दूर किया जाता है और एक स्वयं मूल्यांकन टेक्निक लगाकर इक्वलिटी और न्याय की जांच करने में मदद कर सकता है और समूह समुदाय की विविधता को प्रभावित करती है, जो कारक, जो तत्व, जो फैक्टर, उसको दूर करने की बात करता है शिक्षात्मक अधीक्षण की प्रविधि। तो कहने का मतलब जितने समाज में नेगेटिव वाले शब्द हैं, नेगेटिव वाले बातें हैं, उसको दूर करने में जो सकारात्मकता की एक्टिविटी लगी है, जो गतिविधियां संचालित हुई हैं, वही आपकी शिक्षात्मक अधीक्षण की प्रविधि कहलाती है। याद रखेंगे सभी लोग इसको। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसको? शिक्षात्मक अधीक्षण को इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे भाई? एजुकेशनल हो जाएगा। अधीक्षण को क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं बताइए, कोई व्यक्ति बताएं जरा। एजुकेशनल सुपरिटेंडेंस, ठीक है, हाँ ठीक है, ये होता है। तो ये आपके हुआ प्रजातांत्रिक प्रशासन की विधियां। अब देखिए क्षेत्र क्या क्या है। अगर हम बात करें महिला कल्याण के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, महिला कल्याण के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के महिला एवं बाल कल्याण जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसकी भूमिका अहम मानी जाती है। मैं यहाँ पर 2-3 बातें बताऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश करिए। पहली बात, यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा आप सभी लोग, महिला एवं बाल विभाग, इसकी स्थापना सन 1985 में हुई। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में ये कार्य करती थी। आपको बता दूं, इसका उद्देश्य केवल यही था कि महिला और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। आपको बता दूं 30 जनवरी 2006, याद रखिएगा 30 जनवरी 2006 को जो ये महिला एवं बाल विभाग लिखा हुआ है, इस विभाग को नाम हटा दिया गया, ये विभाग को हटा दिया गया। इसकी जगह पर मंत्रालय शब्द का दर्जा दिया गया। मतलब आप ये कह लीजिए कि 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया और इस मंत्रालय का फिर मुख्य उद्देश्य क्या बना? उद्देश्य वही था जो मैंने अभी आपको बताया है, महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। बात दोनों का एक ही था। तो जब महिला और बच्चों की उन्नति के लिए एक न्यूडल मंत्रालय के रूप में या मंत्रालय योजना, नीति, कार्यक्रम का निर्माण करता है, तो कानून को लागू करता है जिसमें सुधार लाता है और महिला और बच्चों को दिशा निर्देश भी देता है, उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। इसके अलावा अपनी न्यूडल भूमिकाओं को निभाकर यह मंत्रालय महिला और बच्चों के लिए एक अनोखे कार्यक्रम को चलाता है। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के, आप सभी लोगों ने भी सुना भी होगा कि कार्यक्रम चलाए जाते हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, है ना। महिला के संदर्भ में कार्यक्रम कौन कौन से आपके सामने हैं, कोई बताना चाहेंगे? देखिए, आपने एक चीज, आप सबसे पहली आप एक बात ये याद रखिए कि महिलाओं से सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम भी है। पहली बात ध्यान रखिएगा, महिलाओं से संबंधित में सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बोर्ड के द्वारा सन 1958 में, 1958 में। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम बोर्ड। तो इसका उद्देश्य था कि स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की जरूरतमंद महिलाओं को
कार्य और मजदूरी के अवसर उपलब्ध करवा सके और विभिन्न प्रकार के जीविकापार्जन संबंधी कार्य को आरंभ कर सके। ये सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम जो 1958 में चलाया गया था उसके संबंध में है। आपने नाम सुना होगा सभी लोगों ने कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, कितने लोग जानते हैं, जरा मुझे बताना चाहेंगे? 2001 में आई। 2001 में आई थी। आपको बता दूं कि जेंडर समानता का सिद्धांत और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जहां भारतीय संविधान में महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान किया गया बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। और ये आप भली भांति तरीके से परिचित हैं। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला है कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में लाई गई है, वही बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत हमारे कानूनी विकास संबंधी नीति, योजना और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति के उद्देश्य बनाया गया। एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण के बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। और ये कब से अपनाया गया है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, जब 1974 और 1978 के बीच में जब इसको अपनाया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो उसी दौरान ये बात कही गई थी। महिलाओं के अधिकार और कानूनी हकों की रक्षा करने की बात वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी की गई थी। क्यों? सही है ना? यहाँ तक कि इसी भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन में सन 1993 के मध्य महिलाओं के लिए पंचायत और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है? तो ये हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ उनसे जुड़ी 33% आरक्षण था। हाँ, 33% आरक्षण था। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, हालांकि बच्चों के परिप्रेक्ष्य में है वो। राष्ट्रीय महिला कोष का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, सुना है? राष्ट्रीय महिला कोष। ओके, तो आप सभी लोग ध्यान, कब राष्ट्रीय 90 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया और 1993 में स्थापित एक उच्च माइक्रो वित्त संगठन बना। कब बना था? 1993 में उच्च माइक्रो वित्त संगठन। इसका उद्देश्य केवल यही था कि जैसे ही गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में, उनके उसी पूरा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया और स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या उसके द्वारा से सहायता प्रदान करके महिलाओं के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कराने में इस कोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना? महत्वपूर्ण भूमिका रही है, याद रखिएगा आप सब, ठीक है? आगे बात करते हैं बाल कल्याण के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस पर 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष में बाल दिवस मनाया जाता है ना? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कौन सा माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष
आपको मालूम है कि आप संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाता है, और राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में अगर हम बात करते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस अथवा सार्वभौमिक बाल दिवस भी कह सकते हो, इसी दिन को बचपन का दिवस भी कहा जाता है ना, इसी को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस का जो वर्ष की स्थापना की गई वह वर्ष था 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है इसमें? 20 नवंबर को 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, और इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस भी बोला जाता है, इसी को ही बचपन दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की स्थापना 1954 में की गई थी, और इसी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की परिकल्पना अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी भूमिका रही थी कृष्णा मेनन का नाम आता है, और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, ये दिवस याद रखेंगे सभी लोग। ये है बाल दिवस के परिप्रेक्ष्य में, है ना। इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया भर के बच्चों के बीच में पारस्परिक सहयोग द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जा सके, विश्व के सभी बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों को संचालित किया जा सके। आप याद रखेंगे ये सारी चीजें। शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। शांति एवं विकास और विश्व विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में जो मनाया जाता है जयंती के रूप में, वो 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को ही डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है, परंतु वो अंतर्राष्ट्रीय है, विश्व मधुमेह दिवस है। वो अंतर्राष्ट्रीय जहाँ पे लिखा हो इसको विश्व कहा करें आप सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। सार्वभौमिक की जब बात आती है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की बात होती है तो 20 नवंबर, और वर्ष की बात होगी तो 1954। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आवाज़ वगैरह क्लियर है? हाँ, 25 नवंबर को आप लिख लीजिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है, और राष्ट्रीय लौ दिवस की बात अगर हम करते हैं तो 26 नवंबर को होता है, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों में आप लोगों को और चीज़ें जैसे देखा होगा बच्चों के कल्याण के संबंध में आप सभी लोगों ने, ठीक है, समेकित बाल विकास योजना के, है ना। तो जो समेकित बाल विकास योजना है ICDS का नाम हम सभी लोगों ने सुना होगा। ICDS 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एकीकृत बाल विकास योजना है, अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य यही था कि कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को संशोधित करता है। एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS याद कर लीजिएगा,
CDS, समेकित बाल विकास सेवा। क्लियर रहेगा? जी सर। बस, है ना? सर बच्चों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या याद रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1954 है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 1954 है। बच्चों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके लिए नीतियाँ भी आती हैं। क्या आती हैं? नीतियाँ। करेक्ट। तो उनके लिए जो नीतियाँ हैं, हालांकि किशोर न्याय की अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो 2000 की नीतियाँ मानी जाती हैं, 2000 की नीतियाँ मानी जाती हैं। और आपको मैं बता दूं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। एक आता है आपका किशोर न्याय अधिनियम 2000 वाला, वो नीति है। एक आपका आता है किशोर न्याय अधिनियम 2015 वाला, वो भी एक नीति है। एक आपका आता है किशोर न्याय अधिनियम वाला 2021 का, वो भी एक नीति है। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको RTE कहते हैं आप लोग, वो आता है आपका 2009। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आता है बच्चों के लिए 2006। बालक अधिकार संरक्षण आयोग आता है जो आपके लिए आता है 2005। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में नीतियों को बताता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति है वो आती है 1974, 1974 आती है ना? बच्चों के लिए बनाई गई थी ये एक वचनबद्धता जो भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया। असुरक्षित बच्चों के विभिन्न लक्षित समूहों को चिन्हित करता है और बेहतर सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। इसलिए देखरेख और सुरक्षा के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए यह विशिष्ट महत्व की बात करता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग ये। इसके कन्वेंशन के आधार पे 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। कन्वेंशन के आधार पे 4 प्रमुख सिद्धांत है, आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। नंबर 1 आपका आता है गैर भेदभाव। गैर भेदभाव, और यह सिद्धांत है राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्धारित करता है। दूसरा आता है बच्चों को सर्वोपरि हित। तीसरा आपका आता है इसमें जीवन जीने, पनपने और विकास का अधिकार। चौथा आता है बच्चों का मत, जहाँ पर बच्चों का अधिकार गंभीरता से लिया जाए, जिसमें कोई भी कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया शामिल हो। थर्ड वाला बता दीजिए। हाँ जी, कौन सा सर? थर्ड वाला। थर्ड वाला नोट करिए। जीवन जीने, पनपने और विकास अधिकार। जहाँ पर विकास को इस संदर्भ में व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए, जिसमें गुणात्मक आयाम भी जोड़ा जा रहा है। ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक, भावनात्मक, शिक्षा संबंधी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी जोड़ा जाए। ये तीसरा सिद्धांत था। ठीक है ना? तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय बाल नीति देख सकते हैं आप। भारत सरकार द्वारा 1959 में नियुक्त स्वास्थ्य सर्वे और नियोजन संपत्ति केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1960 में स्थापित समाज कल्याण पिछड़े वर्गों के कल्याण पर अध्ययन दल, समाज कल्याण विभाग द्वारा 1967 में नियुक्ति, बाल कार्यक्रम निर्माण समिति, शिक्षा आयोग 1964, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित पूर्वी स्कूली बच्चों के बारे में अध्ययन समूह, है ना? ये चीज़ें थी आप सबके सामने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। कल हम लोग बात करेंगे वृद्धों के कल्याण की आवश्यकताओं के बारे में। ठीक है ना?